इसमें हम लोग जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी में, और यहाँ पर हम लोग इसमें आकांक्षा दुबे के केस को लेकर के तमाम जो है कि हम आपको सूचना प्रोवाइड करते आ रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग इसमें फिर से एक बार पहुंचे हैं जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी में, और इसमें हम चैम्बर में बैठे हुए हैं आकांक्षा दुबे के वकील जो कि शशांक शेखर त्रिपाठी सर हैं, उन्हीं के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अभी जो है केस में क्या कुछ प्रगति हुई है उस सब के संबंध में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आज 17 मई को यहाँ पर जो समर सिंह के बेल को लेकर के सुनवाई होने वाली थी, तो क्या कुछ हुआ है उन सभी बातों पर हम यहाँ पर सर से ही चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपको। तो सर जो है कि आज जैसा कि समर सिंह के बेल को लेकर के यहाँ पर सुनवाई होने वाली थी, तो सर क्या कुछ हुआ है? देखिए, समर सिंह की जमानत प्रार्थना पत्र पर जिला जज साहब के यहाँ सुनवाई होनी थी। आज हम लोग जरिए वकालतनामा माननीय न्यायालय में हाजिर हुए और हम लोगों ने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि चूँकि आज हम हाजिर हो रहे हैं, हमको 1-2 दिन का समय दिया जाए अपनी बात रखने के लिए। और उसके पहले 164 के बयान का आदेश माननीय लोअर कोर्ट ने दिया था टीसी प्रथम शक्ति सिंह साहब की अदालत ने, तो उस 164 के बयान को भी वादिनी की मंगा लिया जाए। इस पर जिला जज साहब ने 2 दिन की तारीख 19 मई की तारीख नियत की और 164 का बयान मंगाए जाने का आदेश दिया। अब 164 के बयान के को दिए कराए जाने का जो आदेश है वो इस तथ्य में बड़ा प्रासंगिक है कि माननीय न्यायालय द्वारा 26 अप्रैल 2023 को वादिनी आकांक्षा की मां का 164 का बयान कराने का आदेश दिया और उसके बाद 2 मई 2023 को हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि विवेचक 164 का बयान नहीं करा रहे वादिनी का, जिस पर कि माननीय न्यायालय उनको तलब करे, जिस पर माननीय न्यायालय ने थाना सारनाथ से विवेचक से रिपोर्ट मांगी। उसकी रिपोर्ट भी आज देखिए 17 मई हो गई, अभी तक थाना सारनाथ ने नहीं दी है। तो जिस प्रकार से विवेचक थाना सारनाथ की भूमिका आकांक्षा की मां लगातार यह आरोप लगा रही थी कि उनको हितबद्ध रूप से अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करें, वो इससे साबित भी होती है। तो इस विषय को लेकर के हम लोगों ने माननीय जिला जज साहब से निवेदन किया कि 164 का बयान आकांक्षा की मां का मंगा लिया जाए, जिस पर माननीय न्यायालय ने शायद आदेश कर दिया है 164 का बयान मंगाए जाने का। तो अब विवेचक को 164 का बयान कराना पड़ेगा आकांक्षा की मां का, फिर उसका अवलोकन करना होगा, फिर अवलोकन करके उसमें धाराओं को तरमीम करना पड़ सकता है विवेचना क्या उनके बयान के आधार पर, और फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री रिपोर्ट उनको दाखिल करनी होगी माननीय न्यायालय में, जो वो केस डायरी दाखिल कर चुके हैं उसके अलावा। तो इससे एक बड़ा मूवमेंट इस मामले में आ सकता है, बड़ा एक और स्टेप आगे बढ़ सकता है। तो क्या सर ये 164 का जब बयान हो जाएगा उसके बाद ही फिर अगली जो बेल की सुनवाई होने वाली है उसके बाद ही होगी क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जब माननीय न्यायालय का कोई एक आदेश हो जाता है तो जब तक कि उससे बड़ी अदालत उस आदेश को ओवर रूल न करे तब तक वह आदेश स्टैंड करता है। कोई अदालत अपने द्वारा दिए हुए आदेश को ओवर रूल नहीं कर सकती है। तो उस 164 के बयान के खिलाफ या तो एक्यूज्ड को हाईकोर्ट जाना होगा या तो फिर उसका बयान आ जाए तो उस पर सुनवाई होगी। तो दोनों स्थितियों में मुझे लगता है कि जब आकांक्षा की मां का बयान होगा तो आकांक्षा की हत्या किस प्रकार से की गई, किस मोटिव से की गई, किन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, जब वो यह बात विवेचक को बताएंगी और माननीय न्यायालय के सामने बताएंगी तो इस मामले में कुछ नया मोड़ आ सकता है। तो इसमें सर जैसा कि संजय सिंह और समर सिंह की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो समर सिंह के वकील हैं आशीष सर, उनका बार बार ये कहना है कि जो व्यक्ति 17 मिनट तक उनके साथ जो होटल में रहा था तो उन पर जो है आप लोग क्यों संदिग्ध स्थिति नहीं उत्पन्न करें, उनके ऊपर क्यों जो आप शिकंजा जो है उसकी तरफ क्यों नहीं कसा जा रहा है? देखिए, आशीष सिंह जी विद्वान अधिवक्ता हैं, बड़े भाई हैं, वो अपनी बात अपने क्लाइंट को लाभ पहुंचाने के लिए वो अपनी बात कहेंगे। और हम लोगों का भी यह कहना है कि जो व्यक्ति 17 मिनट तक होटल के कमरे में था उसकी इन्वॉल्वमेंट की विस्तृत विवेचना किए बिना उसके ही बयान के आधार पर उसको कैसे छोड़ दिया गया। 17 मिनट यदि वो अंदर था, वह आकांक्षा को कहाँ मिला, आकांक्षा मालिक्यूल बार में किन लोगों के साथ गई, आकांक्षा मालिक्यूल बार में किन लोगों के साथ पार्टी की, उस पार्टी में और कौन कौन लोग थे, उस पार्टी से वो किसके साथ निकली, फिर संदीप सिंह से उनकी मुलाकात कहाँ हुई। तो जब ये सारी चीज़ों पर, वो अनुराधा एक लड़की है मुंबई की
जो बार बार कहा जाता है कि वो दोस्त थी उनकी आकांक्षा की, तो उसकी भी भूमिका। उसने कहा कि माँ अचानक आकांक्षा के घर जाके कि उसने सुसाइड कर लिया। तो अगर सुसाइड कोई कर भी लेता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई चाहने वाला किसी दूसरे चाहने वाले को ऐसे सूचना नहीं देता है। और उसके बाद वो बनारस आई, जल्दी से क्रिमिनेशन प्रोसेस को प्रोसीड की। उसके बाद फिर वो वहाँ पर बैठ करके वीडियो कॉल करके किसी को दिखा रही थी। फिर बिना आकांक्षा की माँ से मिले चली गई। जब आकांक्षा के चाचा ने कहा कि बेटा घर चलो, तो उसने कहा कि मेरा काम हो गया, मैं जिस काम से आई थी वो काम हो गया, मैं जा रही हूँ। तो निश्चित तौर पर जो इस तरह का उसका सशंकित करने वाला उसका एटीट्यूड है, उसको बनारस आकांक्षा की माँ के साथ आना था। उसको वाराणसी का टिकट उसने कहा था आकांक्षा की माँ से मैंने कराया है, जबकि उसने वाराणसी का नहीं मुंबई से लखनऊ तक का ही टिकट कराया था फ्लाइट का। उसके बाद उसने कहा कैब की बुकिंग थी, जबकि वह एक प्राइवेट गाड़ी थी जिससे आकांक्षा की माँ लखनऊ से बनारस आई थी। तो आकांक्षा की माँ को बनारस पहुंचने में लेट करवाने के पीछे उसकी मंशा क्या थी, ये फंडिंग किन लोगों ने की थी, आकांक्षा की माँ के आने के लिए जो अनुराधा ने पैसे पेमेंट किए थे वो सब पेमेंट किस अकाउंट से किए गए थे, और उसके हेयर ड्रेसर को उसके बगल के कमरे में क्यों रुकाया गया था, क्योंकि जब 10, 11, 12 बजे शूटिंग होनी थी, उसकी हेयर ड्रेसर यहीं बनारस की लोकल रहने वाली थी, तो उनको क्यों उनके बगल के कमरे में रुकाया गया, जबकि उनके बॉय क्या नाम था, राहुल यादव शायद, तो राहुल यादव को क्यों दूसरे होटल में रुकाया गया, जबकि आकांक्षा का बॉय हमेशा उसके बगल के कमरे में रुका करता था। तो जब इन सब चीज़ों पर हत्या के दृष्टिकोण से पुलिस विवेचना करेगी तो निश्चित तौर पर कुछ एविडेंस सामने आएंगे। लेकिन अभी विवेचना पुलिस लगता है नहीं, जैसे 406 का मामला हो, 419-20 का मामला हो, कोई किसी का पैसा लेकर के भाग गया हो, इस प्रकार से पुलिस विवेचना कर रही है। तो निश्चित तौर पर संतुष्टि होना स्वाभाविक है और आकांक्षा की माँ संतुष्ट है, और आकांक्षा की माँ की तरफ से अधिवक्ता होने के नाते हम लोग भी विधिक प्रक्रियाओं को जानते हैं, समझते हैं, तो पुलिस की प्रक्रियाएं हम लोगों को उचित नहीं लग रही हैं। जी, अगर आगामी भविष्य में सर 164 के तहत जो कि बयान जब दर्ज कराएगी सारनाथ पुलिस, तो उसमें सर कितने लोग जो है कि इसके इर्द गिर्द फंसने वाले हैं? अब तो देखिए, ये आकांक्षा की माँ के बयान पर निर्भर करता है। आकांक्षा की माँ का कहना है कि हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं, कुछ लोगों के नाम हैं जिनके नाम मैं माननीय न्यायालय के सामने ओपन करूंगी। तो वो उन्होंने अभी बहुत इस तरह का डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि मेरे जो बयान है वो मैं कोर्ट के सामने दूंगी, तो निश्चित तौर पर उससे और बहुत सारे लोग के नाम खुल करके सामने आएंगे। तो देखिए, इसमें हत्यारा कौन है, ये सभी तो चीजें जांच की विषय हैं, और आगामी भविष्य में जब 164 के तहत बयान दर्ज किया जाएगा उसके बाद कुछ और नाम खुल करके बाहर आएंगे, जो कि जैसा कि वकील साहब बता रहे हैं। और कुछ और सर प्रार्थना पत्र आपके द्वारा दिए गए थे, लगभग 5 प्रार्थना पत्र आपने जो है कि जिला एवं सत्र न्यायालय में आपने जो है कि यहाँ पर जमा किए हैं प्रार्थना पत्र को, तो उसमें सर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, एफटीसी प्रथम सिविल जज सीनियर डिवीजन शक्ति सिंह साहब की अदालत में हम लोगों ने 6 अप्रैल को पहला प्रार्थना पत्र दिया, फिर 7 अप्रैल को दिया, फिर 10 अप्रैल को, फिर 26 अप्रैल को और 2 मई को प्रार्थना पत्र दिया। मतलब हमारे 5 प्रार्थना पत्र इस बात के पेंडिंग है कि माननीय न्यायालय पर्यवेक्षण करे, माननीय न्यायालय विवेचना का पर्यवेक्षण करे, माननीय न्यायालय साक्ष्य संदर्भित करे, साक्ष्य को रेगुलेट करे, साक्ष्य का पर्यवेक्षण करे। लेकिन माननीय न्यायालय ने अभी तक कोई आदेश नहीं दिया, जिसको लेकर के हम लोग के अंदर काफ़ी दुख है। हम लोगों ने इस विषय पर कल माननीय अदालत में अपनी बातें रखी कि उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्याय निर्णयों के अवलोकन के बाद भी यदि माननीय न्यायालय इस तरह का आदेश नहीं करती है जिससे कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन का रास्ता निकलता हो, तो निश्चित तौर पर यह हम सब अधिवक्ताओं के लिए भी दुर्भाग्य का विषय है कि हम अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और न्यायालय के भी कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। तो सर, जैसा कि सारनाथ पुलिस जैसा कि शुरू से ही सस्पेक्टेड है, जांच के में थोड़ा जो भी लेट लतीफी है, सारनाथ पुलिस तो सस्पेक्टेड थी, तो ये सर इसमें कोर्ट में ऐसी क्यों देरी हो रही है? क्या कोई वर्कलोड है, ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है जिससे कि इसमें लेट हो रहा है? कोई लेट हो रहा है, कोई वर्कलोड नहीं होना चाहिए। विवेचना सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है विवेचक के लिए, और माननीय न्यायालय को पर्यवेक्षण करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने साकिरी बसु में बड़ा विस्तृत, साकिरी बसु स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में बड़ा विस्तृत एलाबोरेशन किया है, बड़ी विस्तृत मजिस्ट्रेट के पावर की व्याख्या की है। वह आर्डर हम लोगों ने माननीय न्यायालय को दिया है, और भी कई आर्डर्स हम लोगों ने माननीय न्यायालय को दिए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आर्डर्स हम लोगों ने दिए हैं कि साहब से हो, वादिनी का बयान हो जाए, वादिनी के गवाहों का बयान हो जाए, जिस पर माननीय न्यायालय के यहाँ सभी प्रार्थना पत्र पेंडिंग है। अब हम लोग इस बात के लिए आशावान है कि संभवतः आज माननीय
FTC प्रथम साहब की अदालत से कोई आदेश आवे, इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। चलिए देखिए, प्रार्थना पत्र पर अगर कार्रवाई होती है तो अच्छी बात है, जल्द से जल्द उसका निस्तारण हो। तो सर अभी हाल ही में देखा गया है कि जो किन्नर समाज है वो भी इस केस को लेकर के आगे आया है, उसमें कुछ हेल्प करने के लिए, तो वो क्या कुछ है उसके संबंध में अवगत कराइएगा। देखिए, किन्नर समाज का आगे आना अपने आप में बड़ा संदेश है, क्योंकि कुछ किन्नर बहनें अपने आप आकांक्षा की माँ के पास आ गई थी और उन्होंने उनसे मदद के लिए कहा था। तो देखिए, जिस समाज में माताओं बहनों की हत्या होने पर भी उनके न्याय के लिए लड़ने वाले लोग न खड़े हों, उस समाज के लिए, यह उस आदर्श समाज के लिए किन्नर बहनों का यह प्रयास एक शानदार तमाचा है उनकी गांव पर। क्योंकि किन्नर को यह समझा जाता है कि वो अपने लाभ के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनका परिवार नहीं होता, उनका समाज अलग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ किन्नर बहनें आई थी, उनके मन के भाव देखकर, उनके विचार सुनकर यह लगा कि इनके मन में एक जो लड़की की हत्या हुई है उसको न्याय दिलाने का कितना दर्द है, यह उन लोगों की बातों से लगा। और हम लोगों का भी यही कहना है, हम यह कभी नहीं कह रहे हैं, हम लोग आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने कह रहे हैं कि किसने हत्या की, यह हम लोग कभी नहीं कह रहे हैं। हमारा कहना यह है कि आकांक्षा की हत्या हुई है और उसकी हत्या किए जाने के घटनाक्रम की जांच 302 IPC 120B व अन्य सुसंगत धाराओं में होनी चाहिए, और जो भी लोग इसके लिए दोषी निकल के आए उनको पुलिस अपना काम करे, उनको प्रोसीड ऑन करे। जी, तो देखिए अभी हमारे साथ थे शशांक शेखर त्रिपाठी सर, जो कि आकांक्षा दुबे कि केस को लीड कर रहे हैं, और इनके तमाम साथी भी हैं जो कि इनके साथ लीड कर रहे हैं, उनसे भी हम लोग वार्ता कराएंगे। और फिलहाल आपको बता दें कि आज 17 तारीख को समर सिंह के बेल की पेशी होने वाली थी, लेकिन अब जो है कि ये सुनवाई जो है कि 2 दिन के लिए टाल दिया गया। अब अगली सुनवाई जो है कि 19 तारीख को होने वाली है। और आपको बता दें कि 164 के तहत बयान के लिए भी कुछ यहाँ पर जो संदेश निकल कर आए हैं, वो अभी जो कि ऑफिशियल तौर से नहीं निकल कर आए हैं। जैसे ही ऑफिशियल कुछ आता है तो वो भी हम आपको इससे अवगत कराते रहेंगे। और जैसे कि किन्नर समाज अभी साथ में आया है, किन्नर समाज जो है कि जो आकांक्षा दुबे की मां के साथ अभी 2 दिन पहले एक वीडियो देखा गया है, जिसमें कि उनकी मां के साथ जो है कि यहीं पर जिला एवं सत्र न्यायालय में ही वो लोग आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग भी यहीं पर धरने पर बैठेंगे। तो यही सब चीजें रही आकांक्षा दुबे के केस को लेकर के। आज की स्टडी रिपोर्ट, मिलता है अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।